बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट चैप्टर 2 उसकी एक्सरसाइज का ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में भी हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और फिर हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इनको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आए। व्हाट इज n प्लस एल रूल? ये n प्लस एल रूल क्या है? पहले जरा इसकी स्टेटमेंट को देखें। n प्लस एल रूल या हम इसे विस वेस्टर n प्लस एल रूल भी कहते हैं। तो n प्लस एल रूल जो है इसकी स्टेटमेंट में दो बातें हैं। ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n प्लस एल वैल्यू। ये पहली बात है कि जब हमने ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है हमने उनको n प्लस एल, अब याद रखना इसमें ये जो n है दिस वन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये जो l है दिस वन इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी दोनों का सम है। n प्लस एल मीन सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो जब आपने ऑर्बिटल को अरेंज करना है आप उनका n प्लस एल वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू के लिहाज से उनको अरेंज, जिसकी वैल्यू कम है उसको पहले, जिस तरह वैल्यू बढ़ती जाएगी n प्लस एल की वैसे वैसे आप उन ऑर्बिटल को अरेंज करते जाएं। दूसरा हिस्सा, इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम n प्लस एल वैल्यूज, दो ऑर्बिटल के n प्लस एल वैल्यू सेम आ गई, फिर क्या करें? देन दैट ऑर्बिटल इज प्लेस्ड फर्स्ट हुज n वैल्यू स्मॉलर। ये दूसरी बात आ गई, ये दूसरी बात है। यानी n प्लस एल रूल, इसमें दो बातें हैं और वो दो बातें क्या हैं जरा मैं आपको एग्जांपल से बताऊं। देखें ये मेरे पास मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स हैं, यानी अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट में जाएं उसमें एक ऑर्बिटल है 1s। अगर आप सेकंड ऑर्बिट में जाएं, सेकंड शेल में जाएं जिसे हम एल शेल कहते हैं, उसमें दो ऑर्बिटल हैं 2s 2p। थर्ड ऑर्बिट में तीन ऑर्बिटल्स हैं 3s 3p 3d। फोर ऑर्बिट में फोर ऑर्बिटल्स हैं 4s 4p 4d 4f। मैं इनकी बात करता हूं, मैं इनकी पहले n प्लस एल वैल्यू लेता हूं। n प्लस एल का मतलब है स्टूडेंट ये जो 1 लिखा है ना 1, ये n की वैल्यू है, यानी इसके लिए n और प्लस एल, इसके लिए n की वैल्यू 1 है प्लस l के लिए आप जानते हैं अगर s होगा s के लिए l की वैल्यू क्या है 0, p के लिए l की वैल्यू क्या है 1, ये मैं l की वैल्यू बता रहा हूं। d के लिए l की वैल्यू क्या है 2, f के लिए l की वैल्यू क्या है 3। तो इसका मतलब है कि 1 दिस वन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n की वैल्यू, n रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये 1 जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और s सब शेल के लिए l की वैल्यू मैंने कितनी कही है 0, तो ये आंसर क्या आ गया 1। अब इस पे आए, ये जो 2 है दिस वन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी n की वैल्यू 2 आ गई प्लस s की वैल्यू अभी मैंने कहा कि 0 है 2 आ, तो दोनों का सम लेंगे 2 आ गया, यानी 1s ऑर्बिटल इसके लिए n प्लस एल वैल्यू ये 1 आ गई, 2s के लिए n प्लस एल वैल्यू जो है वो 2 है। किसकी कम है 1s की, किसकी ज्यादा है 2s की। तो पहले मैं लिखेंगा 1s, फिर क्या लिखूंगा 2s, ये लिखूंगा। अब इस पे आए, अब 2p को देखें, 2 ये आ गई n की वैल्यू और p के लिए l की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ गया 3। अब इसको भी देख लें 3s, ये n की वैल्यू 3 प्लस s के लिए l की वैल्यू क्या है 0, तो आंसर क्या आ गया 3। अब ये आ गई दूसरी बात, अगर दो ऑर्बिटल्स की n प्लस एल वैल्यू सेम हो, इन दोनों ऑर्बिटल्स की n प्लस एल वैल्यू सेम है 3 है, तो दैट ऑर्बिटल इज प्लेस्ड फर्स्ट हुज n वैल्यू स्मॉलर। तो आपने इन दोनों में से उसको पहले लिख रहे हैं जिसकी n वैल्यू छोटी हो, तो इसकी 2p की n वैल्यू 2 है और 3s की n वैल्यू, तो इसका मतलब 2p पहले आएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2p और फिर मैं जाऊंगा 3s। ये मैं ऑर्बिटल को अरेंज करता जाता हूं इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर n प्लस एल वैल्यू, यही ये रूल है। अब इधर आए 3p, ये इसके लिए मैं n प्लस एल वैल्यू की बात करूंगा। माय डियर स्टूडेंट 3p के लिए n की वैल्यू 3, p की वैल्यू 1, 3d के लिए n की वैल्यू 3, d की वैल्यू 2, d की वैल्यू ये 2 है, और 4s के लिए n की वैल्यू 4 और s के लिए l की वैल्यू 0, और 4p n की वैल्यू 4 और p के लिए 1 आ गई।
अब इनको ऐड करेंगे, ये आ गया 4, 3 + 2 5, 4 और 5। अब यहां भी वही प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 3p है और 4s है, 3p और 4s, इसकी वैल्यू भी 4 है, इसकी वैल्यू भी 4, दोनों की n+l वैल्यू सेम है। किसको पहले रखेंगे? जिसकी n की वैल्यू कम होगी। तो इसकी n की वैल्यू क्या है? 3 है। तो इसका मतलब है इसके बाद हमारे पास 3s आ गया, 3p आ गया और उसके बाद हमारे पास 4s आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखेंगे तो आपके पास ये 3d है, इसकी वैल्यू 5 है, आपके पास 4b है, उसकी वैल्यू भी 5 है, यानी 3d और 4p दोनों की n+l वैल्यू सेम है। अब दोनों में से किसको पहले रखेंगे? जिसकी n की वैल्यू। तो इसका मतलब इसके बाद हमारे पास आ गया 3d और 4, फिर आपके पास क्या आ गया? 4p। ये आपके पास, माय डियर स्टूडेंट, ये 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d 4p। तो वैसे भी इनको याद करना हो ना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ये पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिवीजन, इस तरह। तो ये मैंने आपको तरीका बताया। ये था हमारे पास स्टूडेंट n+l रूल। अब हम बढ़ते हैं, why is 4s ऑर्बिटल लोअर इन एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल। ऊपर मैंने आपको बताया तो है 4s और 3d इनकी बात को कर रहे हैं, ये इनकी बात कर रहे हैं। अब देखो ना, इधर को हम मूव करते हैं ना तो एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी इंक्रीज करती, इसका मतलब है इसकी एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी क्या है? ज्यादा है। यही तो सवाल है कि वाई 4s ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी, 4s की एनर्जी कम क्यों है और 3d की एनर्जी ज्यादा क्यों है? उसका जवाब है। तो हम इसका आंसर किसकी बेस पे देंगे? ऊपर मैंने बता तो दिया है, इसका आंसर हम देंगे n+l रूल की बेस पर, n+l रूल। और ये रूल हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि ये जो 4s है, 4s, इसके लिए जो n+l है, n4 और l0, n+l वैल्यू क्या आ गई? 4। और जो 3d है उसके लिए n की वैल्यू 3 प्लस d की वैल्यू 2, तो ये कितना हो गया? 5। तो आपके पास चूंकि 4s के लिए वैल्यू n+l की कम है और 3d की ज्यादा है, लिहाजा हम 4s को पहले रखते हैं और 3d को बाद में। माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज, जिंक, एल्यूमिनियम। ये तो मैंने 3 एग्जांपल के तौर पर लिया, आपसे किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा सकती। तो पहले मैं मैंगनीज की बात करूं, आपको इनका एटॉमिक नंबर एटलीस्ट आना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, जो मैंगनीज है ना, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 25 है, 25। पहले तो ऑर्बिटल को अरेंज करो ना। मैं आपको एक ना टोटका बताता हूं स्टूडेंट, ये मैंने जो ऑर्बिटल्स लिखे है ना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, यानी पहले आपने स्कूल स्कूल। अच्छा, एस को आपने 1 से शुरू करना है। ये आ गया जी 1s, ये 2s, ये 3s, ये 4s। आपने s को, s ऑर्बिटल, इसकी नंबरिंग 1 से की। ये 1 2 3 जो लिखा है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। p को 2 से शुरू करें, 2p 3p। p को 2 से इसलिए शुरू किया क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में p होता ही नहीं। और d को आप कहां से शुरू करेंगे? 3 से शुरू करेंगे। यही चीज इसमें 1 2 2 3 3 4 3, वो ऊपर वाला ही मैं लिख रहा हूं, 1 2 2 3 3 4 3, ये मैंने लिख दिया। अब आप जानते हैं कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10, यहां तक की मैं बात करूंगा, मैक्सिमम। अब अगर आप इसमें देखेंगे ना तो आपके पास स्टूडेंट s में 2, 1s2, टोटल आपके पास 25 इलेक्ट्रॉन है, 2s2, 2p6, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s2, 3p6, ये आपके पास। तो यहां तक आपके पास ना, यहां तक ये 18 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना,
ये बिल्कुल आर्गान जैसी है, आर्गान की। यानी अगर आपने टाइम को सेव, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है ना, तो आप इतना सारा ना लिखें, सिर्फ इसकी जगह पे आप क्या लिख दें, इसकी जगह पे आप यूं ब्रैकेट डाल के आर्गान लिख दें ये, और उसके बाद आप 4s और 3d की बात कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास 25 में से 18 इलेक्ट्रॉन तो अकोमोडेट हो गए। अब आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 7 बच गए, 2 इसमें ले आओ, अब 5 बच के, वो 5 इधर ले जाओ। अब दोबारा 18 इलेक्ट्रॉन यहां तक, ये 2 ऐड किए 20 और ये 5 ऐड किए तो 25 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाए जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर जो है ना वो स्टूडेंट है 30, इसका एटॉमिक नंबर 30 है। अब इसमें देखने आपने 30 इलेक्ट्रॉन यहां तक जो है ना, यहां से यहां तक, ये तो वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यानी आर्गान वाली बात होगी ना। अच्छा, इसको मैं मुकम्मल भी कर देता हूं, 4s2 3d5। आप यूं भी लिख देना तो बिल्कुल ठीक है। अब इसमें यहां तक तो आपके 18 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए। अब ना जरा मैं पहले आपको समझाने के लिए, 18 और 2 20, 20 और 10 जो है ना वो हो गया 30। तो इसका मतलब है आपका ये d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो गया। इसको भी अगर आप इस सेंस में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ आर्गन और आगे 4s2 और 3d 10। बिल्कुल एल्यूमिनियम में आ जाओ। द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13, यू हैव टू अकोमोडेट 13 इलेक्ट्रॉन। अब 13 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने हैं ना, तो 1s2 2s2 2p6 यानी आपके पास यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 6 10। अब 3 और है ना, तो 2 इसमें गए, 10 और 2 12 और 1 इसमें गया 13। इसका मतलब है इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको आसान वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन ऑर्बिट फॉर विच n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 का मतलब है, n इज इक्वल टू 3 का मतलब है थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम। ये बातें है ना, हमने जो बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया, उस डिस्कशन के दौरान मैंने एनर्जी के लिए ये इक्वेशन लाया। तो इज इक्वल टू -13.315 ओवर n स्क्वायर किलो जॉल पर मोल। अब आपने सिर्फ काम क्या करना है, आपने E दैट इज इक्वल टू -13.315 ये जो n स्क्वायर है ना, n की जगह पे वैल्यू पुट करें तो इसका मतलब है ये 3 का स्क्वायर आ गया, 3 3 9। इस वैल्यू को 3 का स्क्वायर, इस वैल्यू को 9 पर डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा, सॉल्व कर लें, -145.92 किलो जूल पर मोल। ये तो सॉल्व करें, याद रखने पड़ते हैं। राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की कोई सी 4, बहुत सारी प्रॉपर्टीज वो हमने पढ़ी, कोई सी 4 आप उसमें एक प्रॉपर्टी, वो आप स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन मोशन इसकी बात कर सकते हो। यानी कैथोड रेज कैथोड से एमिट होती हैं और स्ट्रेट लाइन में, वहां हमने पढ़ा नहीं कि when an opaque object is placed in their path, they cast a sharp shadow of it. It shows that cathode rays travel in a straight line. दूसरी बात, नंबर 2 पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज्ड particles. Cathode rays consist of negatively charged particles. क्या हमने पढ़ा था कि when cathode rays are passed through electric field, they bend towards positive plate. अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर जाना ये शो करता है कि इन पर नेगेटिव चार्ज है। नंबर 3 पे कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल्स स्टूडेंट, हमने इसमें क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कैथोड रेज कैन ड्राइव अ लाइट पेडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर कैथोड रेज के रास्ते में लाइट पेडल व्हील रखेंगे, इसको घुमा देंगे, इट शोज दैट दे पोजेस द मोमेंटम, और वो पार्टिकल जो मोमेंटम रखता है दैट इज कॉल्ड अ मटेरियल पार्टिकल। एक और आप 4 बातें, एक और आप इसकी ना
E/m वैल्यू बता सकते हैं। तो कैथोड रेज की E/m वैल्यू जो है वो 1.7588 क्रॉस 10⁻11 कूलम पर केजी। अच्छा, मैंने तो ये मुख्तसर लिखी ना, आप तो ये भी कह सकते हैं कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैसेस, कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस द एक्स रेज व्हेन स्ट्राइक ऑन अ हैवी मेटल, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज। कैथोड रेज कास्ट प्रोड्यूस द फ्लोरेसेंस व्हेन स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। ये सारी बातें। व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल? बोहर एटॉमिक मॉडल, उसके डिसएडवांटेज, डिफेक्ट क्या है? शॉर्ट कमिंग कह लो, शॉर्ट कमिंग कह लो, या डिफेक्ट्स कह लो। डिफेक्ट्स स्टूडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप ना पहले तो ये कहेंगे कि बोहर एटॉमिक जो है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता। बोहर एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसके स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन करता है सक्सेसफुली। दूसरी बात आप ये करेंगे कि ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ना, ये ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट उनको एक्सप्लेन नहीं करता। तीसरी बात आप कहेंगे कि ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ना, ये जो बहुत बारीक बारीक सी, जिन्हें हम कहते हैं ना फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर, वो फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर उनकी ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं करता। और ये जो एलिप्टिकल पाथ वगैरह हैं, इनके कॉन्सेप्ट को भी बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। माय डियर स्टूडेंट, आप ना इसमें शॉर्ट कमिंग ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन एटम, उसके न्यूक्लियस और 5th ऑर्बिट के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कितना होगा? वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, एटॉमिक मॉडल, ये हमें क्या बताता है? ये वाला Rn that is equal to 0.529 angstrom into n square. This formula is for the hydrogen atom. It should be kept in mind. अब आपने सिर्फ और सिर्फ यहां n मीन ऑर्बिट, और जब आप 5th ऑर्बिट की बात करते हैं ना, तो फॉर 5th ऑर्बिट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5 एंड यू हैव टू पुट 5 हेयर। जब आप पुट करेंगे तो आपके पास Rn मीन 5, R5 दैट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम इंटू 5 का स्क्वायर। 5 5 25, 25 को इससे मल्टीप्लाई करें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो 5th ऑर्बिट का रेडियस आएगा स्टूडेंट, वो 13.225 एंगस्ट्रम आएगा। नेक्स्ट हमारे व्हाट इज द वेव नंबर? वेव नंबर, वेव लेंथ नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, वेव नंबर है, न्यू बार। Wave number of spectral line of an electron when it jump from 4th orbit to 2nd orbit. यानी ये आपके पास न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये 2nd ऑर्बिट, ये 3rd ऑर्बिट, ये 4th ऑर्बिट। अब एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इस 4th ऑर्बिट से n is equal to 4, ये n is equal to 2, 4th ऑर्बिट से यहां जंप लगाता है। जब वो जंप लगाता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है ना। ये रेडिएशन जब हम पास करवाएंगे, स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे या प्रिज्म से पास करवाएंगे, तो हमारे पास ना एक लाइन हासिल होती है, ये वाली, ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है। ये स्पेक्ट्रल लाइन कब बनी? जब इलेक्ट्रॉन ने 4th ऑर्बिट से जंप लगा के ये 2nd ऑर्बिट में आया, ये बामर सीरीज में आती। अब ये जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन बनी, इसकी वेव नंबर क्या है? वेव नंबर, तो वेव नंबर के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। वेव नंबर 1.09678 10 is power 7. What is this? This one is the Rayburge constant. It should be kept in mind. Rayburge constant. ये Rayburge constant 1/n1 square minus 1/n2 square. You just put the value of n1 and n2. n1 mean lower orbit, n2 mean higher orbit. लोअर ऑर्बिट कहां आके इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है? 2 में। कहां से आ रहा है? 4th से। वैल्यूज पुट करें। आप जब वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट, न्यू बार दैट्स इक्वल टू 1.09678 10 is power 7। मैंने इसे कहा है दिस वन इज रेबर्ज कांस्टेंट। तो आपके पास स्टूडेंट इसमें जो आएगा 1/n1
n1 जो है वो मेरे पास क्या है 2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/, n2 क्या 4 का स्क्वायर। अब आप ये तो जानते हैं ना 2 का स्क्वायर 2 2 4, तो 1/4 माइनस 1/4 4 16, तो 1/4 माइनस 1/16। इनको सॉल्व करो, जो आंसर है इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं तो शॉर्ट करके लिखूंगा, द आंसर विल बी 20.58 क्रॉस 10⁵ पर मीटर। ये आपका आंसर, ये था मेरे पास ये न्यूमेरिकल लास्ट। माय डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।